नमस्कार दोस्तों, तर्क दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो एमसीक्यूज़ हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की मौद्रिक नीति भारत की मौद्रिक नीति का निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो आरबीआई। कौन सी संस्था होगी? आरबीआई। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इसमें एग्जाम फैक्ट भी दिए हुए हैं। तो आरबीआई कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ। नेशनलाइज्ड कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड हुआ। सेकंड क्वेश्चन, आरबीआई की कौन सी समिति रेपो दर निर्धारित करती है? आरबीआई की कौन सी समिति रेपो दर निर्धारित करती है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी क्या करती है? रेपो दर को निर्धारित करती है। एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के 3 मेंबर होंगे। गवर्नमेंट नॉमिनी कितने होते हैं? 3 होते हैं। रेपो दर थर्ड क्वेश्चन क्या है? रेपो दर वह दर है जिस पर क्या करती है? बैंक उधार लेती है किससे? आरबीआई से। बैंक जो जितने भी बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? उधार लेते हैं किससे? आरबीआई से रेपो दर पर। रेपो दर यदि बढ़ता है तो क्या होता है? जो लोन होता है वो महंगा पड़ता है। यदि रेपो दर बढ़ेगा तो लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और यदि रेपो दर घटती है तो लोन क्या होगा? थोड़ा सस्ता पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई क्या करती है? उधार लेती है किससे? कॉमर्शियल बैंक से। यूज्ड टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, ये क्या होता है? रिवर्स रेपो दर का यूज कहाँ होता है? लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने में होता है। हेल्प किस चीज़ में होता है? कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में होता है। भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी प्राइस स्टेबल रहे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना है? 4% का। टॉलरेंस बैंड कितना हो? ±2%। सीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन, यूज्ड फॉर, ये एग्जाम फैक्ट है उसको थोड़ा देख लें। यूज्ड फॉर रिटेल इन्फ्लेशन, ये किस में यूज होता है? रिटेल इन्फ्लेशन में होता है। रिलीज्ड कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। भारत में थोक मुद्रास्फीति होलसेल इन्फ्लेशन किस सूचकांक से मापी जाती है? होलसेल इन्फ्लेशन जो है डब्ल्यूपीआई से नापी जाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका पूरा नाम होता है। सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, डब्ल्यूपीआई होलसेल इन्फ्लेशन को मापता है। निम्नलिखित 8th नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति उपकरण नहीं है? तो देखिए रेपो रेट भी है, सीआरआर भी है, एसएलआर भी है, बट इनकम टैक्स नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है? आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ना कि पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस डेवलप्ड कब किया गया था? एनपीसी डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया? एनपीसीआई के द्वारा किया गया। लॉन्च कब हुआ? 2016 में हुआ। अवेलेबल कब रहता है? 24 घंटा 7 दिन। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 2008 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भीम ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? भीम ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है?
तो ये किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? बी यानी एनपीसीआई। ये एनपीसीआई के द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। बेस्ड किस पर है? यूपीआई। भारत की सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का आधिकारिक नाम क्या है? आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका नाम है ई रुपीज़ यानी डिजिटल रुपी। यानी 12 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये सॉरी एग्जाम फैक्ट में देख लीजिए कि आरबीआई कौन इशू करता है? आरबीआई। टाइप किस तरीके का? लीगल टेंडर है। 13 नंबर क्वेश्चन है पीएमजेडीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम फैक्ट पहले देख लेते हैं हम लोग। लॉन्च कब हुआ था? 28 अगस्त 2014। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन। रुपे क्या है? रुपे क्या है? क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है या डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है? सी ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग ऐप है या डी ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज है? इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो 14th का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क। ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, ये किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इंडियन कार्ड नेटवर्क कौन सी भुगतान प्रणाली मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा देता है? तो इसका 15 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आईएमपीएस। ये रियल टाइम ट्रांसफ़र 24 घंटा 7 दिन सर्विस देता है। ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? एनपीसीआई के द्वारा। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रोवाइडिंग बैंक सर्विसेज फॉर ऑल। प्रोवाइडिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग गोल्ड इंपोर्ट तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग कॉरपोरेट टैक्स ये भी नहीं होगा। प्रोमोट फॉरेन ट्रेड ये नहीं होगा। प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज फॉर टू ऑल, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। पहले एग्जाम फैक्ट देखते हैं। पीएमजेडीवाई इज इंडियाज फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट्स इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 17th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। टाइप किस तरीके का? इनडायरेक्ट टैक्स है। 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये कौन सा टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। 18th नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन 18 का सी हो जाएगा, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अमेंडमेंट कब हुआ था? कौन सा अमेंडमेंट था? 101st था। ईयर कौन सा था? 2016। 19th नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी से संबंधित विषयों की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? तो जीएसटी से संबंधित जो विषय होते हैं उसकी जो सिफारिश है कौन सी संस्था करती है? वो जीएसटी काउंसिल करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 19th का बी करेक्ट हो जाएगा। चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम किसान योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? कि ये स्टूडेंट के लिए है? भाई इसमें किसान है तो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? सीनियर सिटीजन के लिए भी नहीं है ये। इसमें सीधा सा ये है कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फार्मर्स। बेनिफिशियरीज कौन है? फार्मर्स हैं। एनुअल असिस्टेंस कितना है? 6,000, यानी साल भर में 6,000 रुपया किसानों को दिया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई थी? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन के लिए। टारगेटिंग ग्रुप क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिसन का, यानी जो पारंपरिक रूप से जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए है ये। फोकस किस चीज़ पर करता है? स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पर और जो उद्यमिता है उस पर फोकस करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? ये रूफटॉप सोलर पावर के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? रूफटॉप सोलर पावर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोकस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। रूफटॉप सोलर ये चीज़ है। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिफोर द यूनियन बजट। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है यूनियन बजट आने से पहले आता है। प्रेजेंटेड बिफोर यूनियन बजट, मतलब यूनियन बजट आने से पहले। प्रिपेयर्ड कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। संसद में केंद्रीय बजट, संसद में केंद्रीय बजट किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट को प्रेजेंटेड एग्जाम फैक्ट क्या है? प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। मिनिस्ट्री क्या है? फाइनेंस है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस्टेब्लिश कब हुआ था सेबी? 1988। स्टैचुटरी स्टेटस क्या है? 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो इसका सूचकांक का जो सेंसेक्स है। एक्सचेंज BSE। कंपनीज किसने हैं? 30। निफ्टी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी 50 स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है। निफ्टी 50 किस स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है? तो ये है NSE का, नेशनल स्टैटिकल एक्सचेंज, स्टैटिक एक्सचेंज एक्सचेंज है NSE। कंपनीज कितने हैं? 50 कंपनियाँ। IPO का पूर्ण रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन ए 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट पब्लिक इशू रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? भारत में ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी मुख्य रूप से किस क्षेत्र की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो ये MSME सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करता है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिश एग्जाम फैक्ट में देख लेते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1990 में हुआ था। फोकस MSME को करता है। भारत का एग्जिम बैंक मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो एग्जिम जो बैंक है वो फॉरेन ट्रेड, एग्जिम बैंक जो है वो क्या करता है? फॉरेन ट्रेड को सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982। फोकस किस चीज़ पर करता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
मेजर मेजर किस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मेजर किया जाता है, एक्सक्लूड किसको निकाल दिया जाता है, इंटरनेशनल गुड्स को निकाल दिया जाता है। भारत की जीडीपी का आधिकारिक अनुमान कौन सी संस्था जारी करती है, कौन सी संस्था जारी करती है? ये 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ। एनएसओ फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, मोस्पाई के द्वारा ये इसके अंदर में काम करती है। एनएसओ जो है एमओएसपीआई के अंदर काम करते हैं, नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। जीवीए, जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी 35 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, यानी अलग अलग सेक्टर को का परफॉर्मेंस दिखाता है। यूज्ड इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन। राजकोषीय घाटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जितना खर्च है भैया और जितना प्राप्तियां हैं, जितने खर्च हैं खर्च में से प्राप्तियों को निकाल देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा राजकोषीय घाटा है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी उधार को हटाकर टोटल रिसिप्ट को करते हैं। इंडिकेट क्या करता है? गवर्नमेंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट किसके बीच का अंतर है? जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट के बीच का अंतर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होना चाहिए। भारत में बेरोजगारी मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भारत में बेरोजगारी मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक होगा LFPR, लेबर मार्केट इंडिकेटर है। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? थ्रू लेबर सर्वे, लेबर सर्वे के द्वारा लेबर सर्वे के थ्रू रिलीज किया जाता है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्विसेज का, सेवाओं का सबसे ज़्यादा, लगभग 54-55% के आसपास में है। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? भाई सर्विस सेक्टर ही है। जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सक्लूडेड। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ये तो भैया आरबीआई होगा, बैंकों का बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है? बैंकर बैंक है। आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक किस संस्था को कहा जाता है? ये 42 का ऑप्शन नंबर सी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसल में है, स्विट्जरलैंड, बेसल स्विट्जरलैंड। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1930 को। अवसंरचना एवं विकास परियोजना के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता मुख्य रूप से कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। अवसंरचना एवं विकास के लिए परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। फोकस किस पर करता है? डेवलपमेंट फाइनेंस पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 44 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन,
इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी, IMF के द्वारा क्या किया जाता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। पब्लिशर कौन है? IMF है। फोकस किस पर है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इनकम टैक्स ही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? GST। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट ना लिया जाए टैक्स, ये GST हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। GST इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। भारत में बीमा का नियामक कौन सा है? भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, IRDAI। हेडक्वार्टर कहाँ है IRDAI का? हैदराबाद में। सेक्टर किस चीज़ सेक्टर का है? इंश्योरेंस का। PFRDA निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियमन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंशन का। पेंशन क्षेत्र का नियमन करता है। रेगुलेटर क्या है? पेंशन सेक्टर है। स्कीम क्या है? NPS है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था उसके प्रमुख कार्य का सही सुमेलन है? तो RBI इंश्योरेंस रेगुलेशन करता है? नहीं। सेबी है सिक्योरिटीज मार्केट को, ये चीज़ होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। RBI बैंकिंग को करता है, सेबी कैपिटल मार्केट को, IRDAI इंश्योरेंस को, PFRDA पेंशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।